हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पुष्प के बारे में, जो आवर्त बीजियों का एक आकर्षक अंग होता है और उनका जननांग भी होता है, जिसके द्वारा वो नई संतान उत्पन्न करते हैं, नई पीढ़ी बनती है, वो है पुष्प। हमने पुष्प के भागों के बारे में पढ़ा था। कैलेक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये 4 भाग होते हैं। नर भाग होता है एंड्रोशियम और मादा भाग होता है गाइनोशियम। और जो नर भाग होता है एंड्रोशियम, उसकी इकाई को कहते हैं स्टेमन या पुंकेसर, जिसके 2 भाग होते हैं, एंथर यानी परागकोश और फिलामेंट यानी तंतु। ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि नर युग्मक जो बनते हैं स्टेमन के अंदर, स्टेमन के एंथर के अंदर, वो किस प्रकार से बनते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मादा युग्मक जो कि बनते हैं गाइनोशियम के ओवेरी के अंदर कैसे बनते हैं, और फिर निषेचन में देखेंगे कि किस प्रकार से वो युग्मक मिलते हैं और जायगोट बनता है, भ्रूण बनता है, जिससे नई पीढ़ी बनती है। और इस प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं के अंदर। इसके बाद बाकी टॉपिक्स दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन, निषेचन, पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं और असंजनन एवं बहुभ्रूणता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक परागकोश का विकास। परागकोश क्या होता है? जो एंड्रोशियम यानी पुमंग होता है, उसकी इकाई को कहते हैं स्टेमन या पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, निचला भाग कहलाता है फिलामेंट और ऊपर वाला भाग कहलाता है परागकोश या एंथर। तो हम इस एंथर के अंदर ही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर बनते हैं, और उन माइक्रोस्पोर से बनता है परागकण, जिसके अंदर नर युग्मक होते हैं जो मिलेंगे जाके मादा युग्मक से। तो यंग स्टेज में इस प्रकार का परागकोश हमें देखने को मिलता है और उसमें हमें कुछ दिखाई देते हैं, कुछ कोशिकाएं। इनको समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझते हैं, बड़ा करके इमेज को समझते हैं। इस प्रकार का हमने इस भाग को बड़ा करके यहाँ देख रहे हैं। देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है। ये जो कोशिकाएं हैं जो यंग अवस्था में स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्चस्पोरियल इनिशियल। अब मैंने इन्हें विशेष कोशिकाएं क्यों कहा? क्योंकि यहीं से शुरू होती है परागकोश के विकास की प्रक्रिया, और उसके अंदर जो संरचनाएं बनती हैं वो यहीं से शुरू होती हैं। तो जो ये आर्चस्पोरियल इनिशियल कोशिका होती है, परागकोश के जो 4 भाग होते हैं कोने, उनमें कुछ कोशिकाएं आर्चस्पोरियल इनिशियल कोशिका की तरह कार्य करने लग जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? आर्चस्पोरियल इनिशियल कोशिका विभाजित होती है और ये बनाती है 2 प्रकार की कोशिकाएं। एक होती हैं प्राइमरी पेरिटियल सेल। इनका काम होता है जो एंथर की दीवारें होती हैं, एंथर वॉल होती हैं, उनका निर्माण करती हैं प्राइमरी पेरिटियल सेल। इसके बाद जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती हैं, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये निर्माण करती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल का, जो आगे जाके बनाएंगी लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर। तो इस प्रकार से प्राइमरी पेरिटियल सेल से निर्माण हो जाता है एंथर वॉल का। यहाँ पर आप मैंने छोटी सी दीवार बनाई है जिसे आप देख सकते हैं, ये एंथर वॉल है और ये बनी है प्राइमरी पेरिटियल सेल के विभाजन से। और उनके अंदर होती हैं 4 कोनों में 4 लघु बीजाणुधानियाँ या माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर बनते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। किससे बनती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बन गई लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये जो कोशिकाएं आप देख रही हैं। और प्राइमरी पेरिटियल सेल से जो कोशिकाएं बनी, जो दीवार का निर्माण करेंगी, एंथर वॉल को बनाएंगी, उन्होंने बना दी एंथर वॉल। तो इस प्रकार प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई और प्राइमरी पेरिटियल सेल से बन गई एंथर वॉल। तो अब आप समझ गए कि किस प्रकार आर्चस्पोरियल कोशिका से एंथर वॉल बनी और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी। इसके बाद ये जो विकसित परागकोश है कुछ इस प्रकार का हमें दिखने लग जाता है, जिसमें हमें दिखती हैं विभिन्न दीवारें यानी एंथर वॉल, जो सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, उसके बाद मध्य परतें और सबसे अंदर की ओर होती है टैपिटम। तो ये 4 प्रकार की दीवारें बन गई हैं एंथर के चारों ओर। और यहाँ जो 4 चैम्बर बन जाते हैं उन्हें हम कहने लग जाते हैं
माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानियाँ, जिनके अंदर बन जाते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से क्या बन जाते हैं इसके अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस प्रकार का अब हमें एंथर दिखने लग गया है। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं लघु बीजाणु। वो किस प्रकार बनते हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को कहते हैं लघु बीजाणु जनन। शब्द पे ध्यान दीजिए, लघु बीजाणु जनन मतलब लघु बीजाणु का बनना, इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर के निर्माण और विभेदन को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से माइक्रोस्पोर के निर्माण और विभेदन को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ये आप समझ गए। फिर से देखिए एक बार किस प्रकार से ये सब होता है। आर्चस्पोरियल कोशिकाएं जो हमने देखी थी, आर्चस्पोरियल इनिशियल कोशिकाएं विभाजित होती हैं, इनमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब ये पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, जिससे कोशिका की दीवार जो होती हैं, कोशिकाओं की दीवार, उनकी मोटाई में वृद्धि होती है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आर्चस्पोरियल कोशिकाएं विभाजित होती हैं और बना देती हैं प्राइमरी पेरिटियल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसको हमने जैसे पिछले डायग्राम में देखा था। उसके बाद प्राइमरी पेरिटियल सेल से बनती है एंथर वॉल, जो होती हैं एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टैपिटम। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे कि जो प्राइमरी पेरिटियल सेल है उनसे एपिडर्मिस नहीं बनती, एपिडर्मिस अलग से विभाजन के द्वारा निर्मित हो जाती है पहले ही। यहाँ पर केवल एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम बनती हैं प्राइमरी पेरिटियल सेल से, एपिडर्मिस इससे नहीं बनती है। प्राइमरी स्पोरोजेनस जो सेल है उससे बनती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से बनती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इतनी प्रोसेस को अगर इमेज से देखें तो इस प्रकार का अब एंथर दिखने लग जाता है। परागकोश अब इस प्रकार का दिखने लग जाता है क्योंकि उसमें बन चुकी हैं एंथर वॉल। एपिडर्मिस पहले से ही मौजूद होती है, जब यंग होता है एंथर तभी से उसमें एपिडर्मिस होती है, और जब प्राइमरी पेरिटियल कोशिकाएं विभाजित होती हैं तब उसके बाद बनती है एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। साथ ही साथ जो ये लघु बीजाणु धानियाँ बनती हैं उनमें बन जाती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी है, कहाँ बनी है, लघु बीजाणु धानियों में। किससे बनी है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से। तो इसके साथ ही हमें क्या मिल गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इधर एंथर वॉल और इधर बन गई माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उनमें विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स क्या है, ये कुछ नहीं है, केवल 4 लघु बीजाणु आपस में चिपके हुए हैं, उन्हीं को हम कह देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। यहाँ अभी आपको दिखाई दे रही है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल के विभाजन से बनते हैं लघु बीजाणु जो आपस में चिपके हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। इस प्रकार से यहाँ देखिए आपको दिखाई देंगे डायग्राम में, इस प्रकार इनको कह देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। यहाँ पर ये लघु बीजाणु आपस में चिपके हुए हैं तो इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, और हिंदी में इसे कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्टय या लघु बीजाणु चतुस्क। अब ये लघु बीजाणु चतुस्क जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि जो 4 माइक्रोस्पोर यानी 4 लघु बीजाणु हैं अलग अलग तरह से आपस में जुड़े हो सकते हैं। तो जो पहला प्रकार होता है वो है टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होता है, जब हम इसे सामने से देखते हैं तो केवल हमें 3 लघु बीजाणु आपस में चिपके हुए दिखाई देते हैं। जो चौथा होता है वो इसके पीछे यानी इसके बैक में मौजूद होता है, लेकिन फ्रंट से हमें केवल 3 दिखाई देते हैं। इस प्रकार जब लघु बीजाणु जुड़े होते हैं तब हम उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। दूसरा प्रकार है यहाँ पर आइसोबाइलेटरल। इस प्रकार के चतुष्क में हमें चारों लघु बीजाणु सामने से दिखाई पड़ते हैं, इसे हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड्स। इसके बाद होता है लीनियर। इसमें एक रेखा में चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसे लीनियर या रेखीय कहते हैं। इसके बाद है टी शेप्ड। इसमें 2 लघु बीजाणु ऊपर इस प्रकार सामने से जुड़े होते हैं और उनके नीचे रेखीय क्रम में 2 लघु बीजाणु जुड़े होते हैं, इसे कहते हैं टी शेप्ड। इसके बाद अगला प्रकार है डिकसेट। इसमें 2 लघु बीजाणु इस प्रकार से जुड़े होते हैं ऊपर और 2 उसके नीचे जुड़े होते हैं, एक पीछे होता है जो दिखाई नहीं देता, इसको कहते हैं डिकसेट माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। तो यहाँ लघु बीजाणु टेट्राड्स बन चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं और मुक्त अवस्था में लघु बीजाणु धानी में बन जाते हैं माइक्रोस्पोर।
तो यहाँ ये टेट्राड्स थे और अब इनकी जगह जब ये अलग हो जाते हैं तो आ जाते हैं माइक्रोस्पोर। तो इस प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर। तो लघु बीजाणु चतुष्क की जगह आ गए लघु बीजाणु। लीनियर, टी शेप्ड और डिकसेट, जो 3 प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होते हैं, ये बहुत रेयर होते हैं, दुर्लभ होते हैं। ज़्यादातर पौधों में टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड्स पाए जाते हैं। और ये दोनों किस प्रकार बनते हैं अलग अलग, आइए देखते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 2 प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन होते हैं मुख्यतः। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, यहाँ इसमें 2 प्रकार से विभाजन हुआ। ये लघु बीजाणु जनन हो रहा है और 2 प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क बन गए। ये हो गया आइसोबाइलेटरल और इधर बन गया टेट्राहेड्रल। मुख्यतः ये 2 ही माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। जिस विभाजन से आइसोबाइलेटरल टेट्राड्स बनता है उसे कहते हैं सक्सीसिव टाइप का विभाजन, और जिस विभाजन से बनता है टेट्राहेड्रल उसे कहते हैं सिमल्टेनियस टाइप ऑफ डिवीजन। जो टेट्राहेड्रल टाइप का टेट्राड्स होता है वो मुख्यतः पाया जाता है डाइकॉट्स में, यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में। जो आइसोबाइलेटरल होता है वो मुख्यतः मोनोकोट्स यानी कि एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। इसके बाद आता है लीनियर। इसके उदाहरण है होलोफिया, जिसे सी ग्रास भी कहते हैं, और एस्किप्लिडिएसी फैमिली के पौधों में इस प्रकार का टेट्राड्स पाया जाता है। अगला प्रकार जो हमने पढ़ा था टी शेप्ड, ये पाया जाता है एरिस्टोलोकिया, जिसे हम डचमैन पाइप्स या बर्थवॉट भी कहते हैं। इसमें पाया जाता है टी शेप्ड टेट्राड। डिकासेट टेट्राड का उदाहरण है मैग्नोलिया कोरोनस, जिसको हम डैगवुड भी कहते हैं। मैग्नोलिया हो गया चंपा का फ्लावर। इसके बाद एक नोट है कि जो पॉलिनियम टाइप की एक संरचना बनाते हैं परागकण, जिसमें परागकण आपस में जुड़े होते हैं, वो पाया जाता है ऑर्चिडेसी और एस्किप्लिडेसी फैमिली में। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ हमने कलेक्ट की है, यहाँ हमने समझी है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नीट की तैयारी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ आप याद रख लेंगे कि किस प्रकार का टेट्राड कौन से प्रकार के फ्लावर या कौन से प्रकार के पौधों में पाया जाता है। इनके कुछ मैंने उदाहरण यहाँ दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप नोट करेंगे। साथ ही पॉलिनियम को भी ध्यान रखेंगे कि ये विशेषता है ऑर्चिडेसी और एस्किप्लिडेसी फैमिली की। ये एक ओरिजिनल इमेज है माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का, जो हमें मिलता है एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू से, बहुत अच्छे सूक्ष्मदर्शी से। इस प्रकार हम ओरिजिनल इमेज देख सकते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का। यहाँ आपको जो टाइप दिखाई दे रहा है वो है आइसोबाइलेटरल। तो इस प्रकार हमें दिखाई देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। अब तक हमने समझ लिया कि एंथर यानी परागकोश के अंदर किस प्रकार से लघु बीजाणु बनते हैं। तो अब तक जो हमने संरचना समझ ली है उसमें लघु बीजाणु धानियाँ बन चुकी हैं और उसके अंदर बन चुके हैं लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर। अब उस माइक्रोस्पोर से किस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट बनता है। मेल गैमेटोफाइट वो संरचना है जिसके अंदर बनते हैं नर युग्मक। मेल गैमेटोफाइट को हम परागकण यानी पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो किस प्रकार से एक लघु बीजाणु से बनेगा मेल गैमेटोफाइट या परागकण, ये अब समझते हैं आगे। नर गैमेटोफाइट का विकास एंजियोस्पर्म में एक समान होता है। सभी एंजियोस्पर्म में लगभग एक समान से ही होता है गैमेटोफाइट का विकास। माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु गैमेटोफाइट पीढ़ी यानी कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी की पहली अवस्था है। युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद पीढ़ी में अंतर समझ लीजिए कि जब किसी पौधे में बीजाणु बनते हैं या बीजाणुओं का निर्माण होता है उसे कहते हैं बीजाणुद्भिद अवस्था, और जब उसमें युग्मक बनते हैं तब उस अवस्था को कहते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था। तो नाम से ही पता चलता है। तो क्या होता है नर युग्मकोद्भिद का विकास? सबसे पहले लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन से पूर्व कुछ परिवर्तन होते हैं, उसके बाद लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होता है, और अंत में जो समसूत्री विभाजन से जनन कोशिका बनती है उस जनन कोशिका के विभाजन से नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरा नर युग्मकोद्भिद बनता है। सबसे पहले देखिए लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन से पहले होता क्या है। लघु बीजाणु का केंद्रक परिधि की ओर गति करता है, वो थोड़ा परिधि की ओर मूव कर जाता है। उसके बाद कोशिका द्रव्य भी ध्रुवीकृत हो जाता है, यानी वो भी परिधि की तरफ थोड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा लघु बीजाणु में एक्साइन और इंटाइन का निर्माण हो जाता है और तब वो कहलाता है परागकण। इमेज से इसे समझते हैं। ये रहा माइक्रोस्पोर। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए कि ये लघु बीजाणु बन गया। इसमें
सबसे पहले इसमें देखिए कि दो इसमें लेयर बन गई है। अंदर वाली लेयर कहलाती है इंटाइन, जो बनी होती है सेलुलोज एवं पैक्टिन की, और बाहर वाली जो स्पाइनी यानी कांटेदार परत बनती है वो कहलाती है एक्साइन, और ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये प्रकृति का सबसे अधिक रेजिस्टेंस यानी कि सबसे अधिक प्रतिरोधी पदार्थ होता है। जो ये स्पोरोपोलेनिन से बना एक्साइन है, ये पूरी तरीके से पोलन ग्रेन को या पराग कण को कवर नहीं करता, बल्कि बीच में कुछ खालिस्तान होते हैं, कुछ पोर होते हैं, इनको कहते हैं जर्म पोर। और जब इतनी संरचनाएं लघु बीजाणु में बन जाती हैं तब वो कहलाता है पराग कण या पोलन ग्रेन, जिसे हम नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले कुछ परिवर्तन होते हैं माइक्रोस्पोर में और वो बन जाता है लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद। आगे क्या होता है, जो लघु बीजाणु एक्साइन और इंटाइन बना चुका है उसी में साथ साथ समसूत्री विभाजन भी होता है, और उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। यहाँ इमेज से देखिए, यहाँ लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन हो चुका है जो परागकण बन गया था, और दो कोशिकाएं उसमें बन गई हैं, एक है कायिक कोशिका, दूसरी है जनन कोशिका। जो बड़ी वाली कोशिका होती है, आकार में बड़ी होती है, वो कहलाती है कायिक कोशिका, जो आकार में छोटी होती है वो कहलाती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका में खाद्य भंडारण होता है और कायिक कोशिका के द्वारा ही पराग नली का निर्माण होता है, जिस पराग नली के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। जनन कोशिका में क्या होता है, ये आकार में छोटी होती है और जनन कोशिका के द्वारा होता है युग्मकों का निर्माण। अब जब लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बन चुकी हैं, इसके बाद जो जनन कोशिका है उसमें विभाजन प्रारंभ होता है। तो जनन कोशिका यहाँ विभाजित होना शुरू हो गई है। यहाँ देखिए, जनन कोशिका में विभाजन के द्वारा अब बन गए हैं दो नर युग्मक। इस प्रकार जनन कोशिका के विभाजन से दो नर युग्मक बन गए हैं। तो जनन कोशिका ने अपना काम पूरा कर दिया। अब कायिक कोशिका का कार्य आता है, और कायिक कोशिका के द्वारा निर्माण होता है पराग नली का। तो कायिक कोशिका के द्वारा बन गई पराग नली, जिसमें गति करते हैं नर युग्मक, और साथ साथ एक और केंद्रक इस पराग नली में होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि पराग नली की वृद्धि के साथ साथ गति करता है। इस पराग नली के द्वारा ही जो नर युग्मक होते हैं वो पहुंच पाते हैं मादा युग्मक तक, और होती है निषेचन की प्रक्रिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार एक माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु से पराग कण का निर्माण होता है, और उसके बाद उसमें विभाजन होते हैं। एक कायिक कोशिका बनती है, एक जनन कोशिका बनती है। कायिक कोशिका बनाती है पराग नलिका को, जहाँ जनन कोशिका बनाती है नर युग्मकों को, और पराग नली से होते हुए नर युग्मक पहुँच जाते हैं मादा युग्मक के पास। अब यहाँ परागकण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट करेंगे। 60% से अधिक आवर्त बीजी पादपों के परागकण इस दो कोशीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। ये जो अवस्था होती है परागकण की, जब वो दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, एक होती है कायिक कोशिका और दूसरी होती है जनन कोशिका। इसी अवस्था में जो 60% पौधे हैं आवर्त बीजी पौधे, उनमें इसी अवस्था में परागकण एंथर यानी परागकोश से मुक्त हो जाते हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण से कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसन रोग जैसे दमा, श्वसनिशोथ आदि हो सकते हैं। जैसे पार्थेनियम के द्वारा लोगों में एलर्जी होती है, और इससे श्वसन विकार यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें प्रॉब्लम या एलर्जी हो सकती है। पार्थेनियम इसका उदाहरण है। परागकण पोषण से भरपूर होते हैं। हाल ही के वर्षों में फूड सप्लीमेंट्स के रूप में पराग गोलियों का प्रचलन बढ़ा है। तो परागकणों में पोषण भी होता है, और फूड सप्लीमेंट्स पोषण से भरपूर जो पदार्थ होते हैं उनके रूप में भी परागकणों का प्रचलन बढ़ा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बी पोलन और इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं जिसमें पराग गोलियाँ आपको दिख रही हैं, और साथ ही साथ ये सप्लीमेंट्स के रूप में भी यूज होने लग गए हैं परागकण। परागकणों में जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता, इसका मतलब है कि एंथर यानी परागकोश से मुक्त होने के बाद कितने लंबे समय तक परागकण जीवित रह सकते हैं, उनमें जनन क्षमता बनी रह सकती है। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट यानी आधे घंटे में ही खो देते हैं, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी तथा सोलेनेसी आदि कुल के कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य या शुक्राणुओं का भंडारण
किया जाता है। मनुष्य या फिर अन्य जंतुओं के जो शुक्राणु होते हैं उनको कोल्ड स्टोरेज पे रखा जा सकता है, बहुत लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है ताकि कृत्रिम गर्भाधान के लिए उनका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा बहुत से प्रजातियों के पराग कणों को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में कई वर्षों तक भंडारित करना भी संभव है। तो अब के लेक्चर तक हमने एक पुष्पोद्भिद पौधे में ये देख लिया कि पुष्प क्या होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, नर एवं मादा भाग को समझा और हमने देखा कि नर भाग में किस प्रकार से नर युग्मक बन रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इमेज के द्वारा, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक का बहुत अच्छे से क्लियर हमें हो सके। तो ये एक पुष्पोद्भिद पौधा है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, ये इसका पुष्प है। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो ये है एक पुष्प, इसमें ये मादा भाग है और ये इसका नर भाग है। मादा भाग को कहते हैं गाइनोसियम, जो नर भाग होता है उसे कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की इकाई को कहते हैं स्टेमन या पुंकेसर। और स्टेमन के दो भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग कहलाता है एंथर और निचले वाला भाग कहलाता है फिलामेंट या तंतु। एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं जिनके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु। अब ये जो माइक्रोस्पोर बनता है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में पहले आती है 2 कोशीय अवस्था, फिर आती है 4 कोशीय अवस्था। इस प्रकार एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और बन जाते हैं 4 माइक्रोस्पोर या 4 लघु बीजाणु जो आपस में चिपके हुए होते हैं और इस अवस्था को कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड या लघु बीजाणु चतुष्क। इसके बाद ये टेट्राड से लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं और ये धीरे धीरे एक्साइन और इंटाइन को विकसित करके बन जाते हैं परागकण, जिसे हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट या फिर माइक्रो गैमेटोफाइट या फिर परागकण। इसमें 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। जो आकार में बड़ी होती है उसे कहते हैं कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल भी कहते हैं क्योंकि वो पॉलन ट्यूब को बनाती है। और जो आकार में छोटी होती है उसे कहते हैं जनरेटिव कोशिका या जनन कोशिका, जिसके द्वारा होता है नर युग्मकों का निर्माण। इसके बाद कायिक कोशिका के द्वारा होता है पराग नली का निर्माण, जिससे होते हुए नर युग्मक पहुंच जाते हैं मादा युग्मक के पास। और मादा युग्मक कहाँ बनता है? गाइनोशियम में। और ये गाइनोशियम उसी फ्लावर का हो सकता है जिसके स्टेमन में ये परागकण बने, या फिर किसी अन्य पौधे के फ्लावर का ये गाइनोशियम हो सकता है जहाँ मादा युग्मक होता है और उस मादा युग्मक तक पहुँचते हैं यहाँ नर युग्मक जो बने हैं परागकण में। तो ये पूरी प्रोसेस यानी कि नर भाग में किस प्रकार से नर युग्मकों का निर्माण होता है और किस प्रकार से वो मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि जो मादा युग्मक होते हैं जो गाइनोशियम में बनते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ अब तक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसे एनिमेशन की सहायता से बहुत इजी, बहुत आसान वे में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।